स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द ग्रेट एम्यू वॉर। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें न जाने कितने ही युद्ध के किस्से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी युद्धों में एक चीज कॉमन होती है। इन युद्धों में दोनों तरफ हथियारों से लैस सैनिक होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पक्षियों के बीच लड़ाई के बारे में सुना या देखा है? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी कि हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इतिहास में ऐसी एक रोचक घटना हुई ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता। दरअसल दोस्तों, साल 1930 के दशक की शुरुआत में जब महामंदी ने दुनिया को तबाह कर दिया और यूरोप में फांसीवाद का उदय हुआ, उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांतों को ग्रेट एमी युद्ध का सामना करना पड़ा। ये युद्ध एम्यू पक्षियों के झुंड और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के बीच हुआ था। दोस्तों, एम्यू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक बहुत बड़े पक्षी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को एम्यू का घर कह सकते हैं। एम्यू ऑस्ट्रिच के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। झबरा, लंबी गर्दन वाले एम्यू एक इंसान के बराबर लंबे खड़े हो सकते हैं। इसकी ऊंचाई 6 फीट और वजन 100 पाउंड से ज्यादा होता है। ये दिखने में कैसोवरी और अफ्रीकी शुतुरमुर्ग जैसे लगते हैं, लेकिन ये शुतुरमुर्ग से थोड़े छोटे होते हैं। शुतुरमुर्गों की तरह ये भी उड़ने में असमर्थ होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल के आकार का एम्यू अपने 2 लंबे शक्तिशाली पैरों के ऊपर संतुलित होते हैं। उनका लैटिन नाम ड्रोमियस नोवाहोलैंडिया का मतलब है ऑस्ट्रेलियाई धावक, क्योंकि वे संतुलन के लिए अपने शेष पंखों को फड़फड़ाते हुए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी एम्यू युद्ध के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एम्यू और सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के पीछे क्या कारण था और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड द एम्यू वॉर स्टार्ट? दोस्तों, साल 1914 और 1918 के बीच ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए 3,30,000 से अधिक सैनिकों को विदेश भेजा। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने युद्ध से लौटने वाले अपने सैनिकों को फ्री फार्मिंग लैंड प्रोवाइड करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। सरकार के ऐसा करने के पीछे 2 उद्देश्य थे। पहला, कि सभी सैनिकों को एक बार फिर से अपने नागरिक जीवन में शामिल किया जा सके, और दूसरा कि सरकार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में फार्म डेवलप करना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्टर्न कोने में पर्थ के नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया में लगभग 90,000 हेक्टेयर्स यानी 2 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया में कुल 48 फार्म्स एस्टैब्लिश किए। इस भूमि को व्हीट बेल्ट के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन ये इनलैंड लोकेशन थी, यानी इस एरिया में पानी बहुत लिमिट में था, जिसकी वजह से यहां खेती करने लायक जमीन बहुत कम थी। सरकार ने जब यह ऑफर एक्स सैनिकों के सामने रखा तो अधिकतर सैनिकों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी लगभग 5,000 लौटने वाले सैनिकों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की यह पेशकश स्वीकार कर ली और किसानों के रूप में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए व्हीट बेल्ट में बस गए। साल 1920 के दशक के दौरान वहां पहुंचे एक्स सैनिकों में से लगभग 1/3 सैनिकों ने इससे हार मान ली और वापस आ गए, जबकि जो लोग टिके रहे उन्होंने फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सीखा। जैसे उन्होंने गेहूं बोना और साथ ही भेड़ पालना सीखा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें एक ही चीज पर निर्भर न रहना पड़े। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई किसानों ने उतार चढ़ाव वाले बाजारों में मंदी से खुद को बचा लिया। इसके बाद 1929 के ऑस्ट्रेलियाई चुनाव परिणामों में लेबर पार्टी की जीत हुई और जेम्स स्कलिन को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन बाद, यानी 25 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई और पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन का दौर शुरू हो गया। और ग्रेट डिप्रेशन के कारण दुनिया भर में सभी वस्तुओं की कीमतें गिर गईं। साल 1930 में प्रधानमंत्री जेम्स स्कलिन ने ऑस्ट्रेलियाई किसानों को ज्यादा गेहूं उगाने के लिए इनकरेज किया और किसानों की स्थिति का समर्थन करने के लिए सरकार ने किसानों को फसल के लिए मिनिमम प्राइस की गारंटी दी। इसके लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सेनेट में व्हीट मार्केटिंग बिल का प्रस्ताव रखा। बिल और उनके वादों से इनकरेज होकर किसानों ने उनकी सलाह को फॉलो करना शुरू कर दिया। हालांकि जब जून 1930 में वैश्विक तौर पर गेहूं की कीमत में गिरावट आई तो ऑस्ट्रेलियाई सेनेट ने इस बिल को खारिज कर दिया।
जिसके बाद व्हीट बेल्ट के सैनिक निवासियों सहित ऑस्ट्रेलियाई किसानों पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्हें भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। विश्व संकट की आंधी ने व्हीट बेल्ट के नए नए किसान बने दिग्गजों को तुरंत कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सूखी जमीन पर काम करना शुरू किया ताकि गेहूं उगाया जा सके। उन्होंने लगभग 3000 एकड़ के आधे हिस्से को साफ कर लिया था। मंदी से उबरने के प्रयास में ऑस्ट्रेलियाई किसानों ने अपना अधिकांश गेहूं इस उम्मीद में स्टोर कर लिया कि फसल के समय तक कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और किसानों को आखिरकार अपने गेहूं को साइलोज में सड़ने के बजाय सरकार द्वारा पेश की गई बेहद कम कीमतों को स्वीकार करना पड़ा। अक्टूबर 1932 तक इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया। गेहूं की कीमतों में गिरावट जारी रही। इधर किसानों ने मौसम की फसल काटने की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही किसानों ने आगे भविष्य में गेहूं की डिलीवरी से इनकार कर दिया। मंदी के इस दौर में व्हीट बेल्ट के किसानों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। असल में विशालकाय जंगली पक्षी एम्यू ने उनकी फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके चलते किसान बने सैनिकों को भारी नुकसान होने लगा। इन्हें रोकने के लिए खेतों के चारों ओर फेंसिंग भी लगाई गई, लेकिन इन विशालकाय जंगली पक्षी एम्यू ने सारी फेंसिंग को तोड़ दिया। इसमें पूरी घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पक्षी कोई 1, 2 या 200 नहीं थे, बल्कि करीब 20,000 थे। दोस्तों, बता दें कि पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता के कारण एम्यू भी आउटबैक की एरिड क्लाइमेट में रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। वे आमतौर पर सर्दियों में प्रवास करते हैं और पानी की तलाश में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी तटीय क्षेत्र से अंतर्देशीय इलाके की ओर प्रवास करते हैं। लेकिन ये किस स्पीड और डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, ये बेहद अनप्रिडिक्टेबल है। ये कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नेशनल बर्ड होने के बावजूद एम्यू की इमेजेस ऑस्ट्रेलियन कोट आर्म्स स्टॉक पर दिखाई देती हैं। साल 1922 में सरकार ने गेहूं की फसल के लिए खतरा होने के कारण उन्हें कीट घोषित कर दिया था और किसानों के लिए एक बाउंटी सिस्टम की स्थापना की थी। वैसे तो किसानों की ये नई बस्ती एम्यू के रहने वाले एरिया में बनाई गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में एम्यू को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ओर आकर्षित किया क्योंकि वहां खाने के लिए गेहूं और पीने का पानी मौजूद था। उन्हें एहसास हुआ कि कैंपियन में नई खेती की गई कृषि भूमि उनके लिए प्रजनन और भोजन खोजने के लिए एक अच्छी जगह थी। जाहिर तौर पर किसानों के लिए यह मुश्किल का समय था, क्योंकि एम्यू की वजह से उनकी गेहूं की फसलें नष्ट हो रही थीं। एम्यू की वजह से किसानों को इस एरिया में खेती करना और मुश्किल हो गया। हालांकि किसानों ने एम्यू का काफी शिकार किया और 27 से ज्यादा एम्यूज की हत्या कर दी, मगर इस सब के बाद भी एम्यू तो वहां से कहीं गए नहीं, बल्कि इंसानों की इसी कोशिश ने एम्यू को और ज्यादा सावधान कर दिया। इस समस्या से निपटने के लिए हताश किसानों ने सेना का रुख किया और रक्षा मंत्री सर जॉर्ज पियर्स को एक पत्र लिखा और एम्यू को रोकने के लिए आधुनिक हथियारों, विशेष रूप से मशीन गनों की तैनाती की रिक्वेस्ट की। पियर्स इस शर्त पर सहमत हुए कि बंदूकों का इस्तेमाल पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित वास्तविक सैन्य कर्मियों द्वारा की जाएगी। सरकार किसानों की मदद करने के लिए इसलिए राजी हुई ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे किसानों द्वारा अलगाववादी आंदोलन को रोक सके। इस युद्ध का नेतृत्व मेजर ग्विनेट पुरवेज विने ऑब्रे मेरेडिथ की कमान ने किया था, जिन्होंने 2 लुइस बैंकों और लगभग 10,000 राउंड गोला बारूद से लैस सैनिकों का नेतृत्व किया, जबकि ऑपरेशन अक्टूबर 1932 में शुरू होने वाला था। लेकिन बारिश के कारण इसमें थोड़ी देरी हो गई और आखिरकार 2 नवंबर 1932 को द ग्रेट एम्यू वॉर का आगाज हुआ। एम्यू वॉर बिगिंस। 2 नवंबर 1932 को ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने कैंपियन की ओर कूच किया, जहां उन्होंने लगभग 50 एम्यू को देखा। उसी समय ऑपरेशन एम्यू शुरू कर दिया गया। सैनिकों ने एम्यू पर मशीन गन से गोलीबारी की, लेकिन उनकी गोलीबारी पूरी तरह से बेकार साबित हुई। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि एम्यू ने अपनी खुद की एक रणनीति विकसित की है, जिसके अंतर्गत ये पक्षी छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाते हैं, जिससे उन्हें सामूहिक रूप से निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा लगता है कि अब प्रत्येक झुंड का अपना नेता है, 6 फीट ऊंचा खड़ा होकर अपने साथियों को सेना के बारे में चेतावनी दे रहा है, जबकि सेना और स्थानीय बाशिंदों दोनों ने एम्यू को घात लगाकर घेरने की कोशिश की। लेकिन पक्षी उनके लिए बहुत चालाक साबित हुए।
हालांकि बहुत कोशिशों के बाद ऑस्ट्रेलियाई सैनिक 6 ईमू को मारने में कामयाब रहे। इस प्रकार 1932 के ईमू युद्ध में पहली मौत दर्ज की गई। इस प्रकार 8 नवंबर तक 2500 राउंड गोला बारूद दागे जा चुके थे और मारे गए ईमू की संख्या केवल 50 थी। ये एक अपमानजनक हार थी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में इसकी खूब खिल्ली उड़ाई गई। 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा ने ऑपरेशन पर चर्चा की और पियर्स ने सभी सैन्य कर्मियों को वापस ले लिया। पहला हमला खत्म हो गया था और जिसमें ईमू की जीत हुई थी। हालांकि सैनिकों के वापस जाने से किसानों को निराशा हुई। इसके बाद ईमू के हमले पहले से तेज हो गए। वो पहले के मुकाबले और अधिक फसलों को बर्बाद करने लगे, क्योंकि गर्म मौसम और सूखे की स्थिति ने हजारों ईमू को खेतों में आकर्षित किया। इस बार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जेम्स मिशेल ने सैन्य सहायता के रिन्यूअल को समर्थन दिया। 12 नवंबर तक रक्षा मंत्री ने सैन्य प्रयासों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी और सेनेट में अपने फैसले का बचाव किया। जिले में अनुभवी मशीन गनरों की कमी के कारण मेरेडिथ को एक बार फिर से कमान सौंपी गई। 13 नवंबर 1932 को सेना मैदान में उतरी और पहले 2 दिनों के भीतर आश्चर्यजनक सफलता मिली, जिसमें लगभग 40 ईमू मारे गए। 2 दिसंबर तक सैनिक लगभग 100 ईमू को मारने में सफल रहे। मेरेडिथ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग 9,860 राउंड से 986 ईमूज को मार डाला गया और 2,500 से अधिक ईमू घायल हो गए। हत्या की सफलता का आंकलन करते हुए 23 अगस्त 1935 को कूलगार्डी माइनर में एक लेख में बताया गया कि मशीन गन के उपयोग की कई इलाकों में आलोचना की गई थी, लेकिन यह तरीका प्रभावी साबित हुआ और जो गेहूं बचा था उसे बचा लिया गया। इस घटना की खबर जैसे ग्लोबल मीडिया में पहुंची तो इसकी चर्चा शुरू हो गई और सरकार की आलोचना होने लगी। अंत में हार मानकर सरकार ने सेना को 10 दिसंबर में वापस बुला लिया और इसी के साथ ईमू विद्रोह समाप्त हो गया। वैसे तो ईमू युद्ध में एक बड़े पैमाने पर लोगों की हार हुई। हत्या से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद गेहूं बेल्ट के किसानों ने 1934, 1938 और 1943 में सरकार से मदद मांगी और अनुरोध किया कि उन्हें मशीन गन की जगह हवाई हमले करने चाहिए। किसानों ने सुझाव देते हुए कहा कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सेना मशीन गनों के बजाय हवा से ईमू झुंडों पर बमबारी करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से ईमू के खिलाफ उनका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय 1923 में शुरू की गई इनाम प्रणाली जारी रखी गई और ये प्रभावी साबित हुई। 1934 में 6 महीने की अवधि में 57,034 इनामों का दावा किया गया। कंक्लूजन। दोस्तों, इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ईमू वॉर या फिर ग्रेट ईमू वॉर के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मेरेडिथ ने कहा था कि अगर उनके पास भी ईमू पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते थे। हालांकि अब ईमू को एक बार फिर से संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है, लेकिन यदि वे निजी संपत्तियों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मारना गैर कानूनी नहीं है। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, मगर यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। Examine the factors behind the Crimean War of 1853 to 56. Why was it significant? Discuss. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।